अस्सलाम वालेकुम शराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की जजमेंट आ गई और जो जजमेंट आई वो 10-5, 9-6 और 8-7 से आई। यानी 8-7 से आई कि माजी से अपील का हक नहीं हो सकता, लेकिन 9-6 से आया कि अपील का हक होगा। और दूसरा ये कि जजेस की कमेटी और बेंचेस की तश्कील के हवाले से और फिर बिलखसूस जो है वो कि आइनी मुकदमात 5 रुकनी बेंच सुनेगा, ये वाली प्रोविजन जो है वो 10-5 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपहेल्ड किए पार्लियामेंट के बनाए गए कानून को। अच्छा, ये कानून तो आ गया, लेकिन इसके इस फैसले के कुछ असरात भी होंगे। और वो असरात क्या हो सकते हैं? अभी माजी ही में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने इसी तरह का तकरीबन मिलता जुलता जो एक कानून था, द जजमेंट एंड रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एक्ट जो था, उसको कलअदम करार दिया था और ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो हायर पेडिस्टल पे हैं, जो कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। तो अब जब ये फैसला आया है तो फिर उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है, उसका क्या स्टेटस है और उसमें क्या कुछ छुपा हुआ है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम चुगताई, एक कानून वकील साहब हैं और खुद को कानून का तालिब इल्म कहते हैं। तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं? खुर्रम साहब, कैसे देख रहे हैं आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 10-5 से फुल कोर्ट की जजमेंट में अपहेल्ड हुआ, लेकिन वैसा ही एक कानून 3 रुकनी बेंच उससे पहले कलअदम करार दे चुका है उसको, इसका क्या इफेक्ट होगा? क्यों साहब, जो आपका सवाल है वो बड़ा ट्रिकी सा सवाल है और ये बड़ा ट्रिकी सा जवाब भी इसमें बड़ा है कि वो जो तीन रुकनी बेंच था, हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, इस ये जो कल फैसला आया है इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, माइनॉरिटी व्यू है उनका, उन्होंने डिसेंट किया है मेजॉरिटी व्यू के साथ। तो दो जजेस जो कि पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑर्डर जो एक्ट था 2023 का, उसमें दो जजेस शामिल थे जो कि कल भी थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये फैसला करते हुए 1961 का एक जजमेंट है जस्टिस BZ कैक्वस की, उसके ऊपर रिलाय किया है, उसको नेक्सर भी बनाया है उस जजमेंट का। हाँ, वो 5 रुकनी एक जो जजमेंट है उसका नेक्सर हाँ के जी, तौर पर बताया उसको। वो 5 रुकनी बेंच की जजमेंट थी जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच ने रिलाय किया हम्म और ये डिक्लेयर किया कि जी जो रूल्स और 19 ये वो जजमेंट है जस्टिस AR कॉर्नेलियस, जस्टिस SA रहमान, जस्टिस फजले अकबर, जस्टिस BZ कैकोस और जस्टिस हमीदुर रहमान। जी, हाँ चीफ जस्टिस AR कॉलेनियस की। जी और हाँ। ये जजमेंट जो है आपने पूरी प्रोसीडिंग्स में बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर को 1960 के जो 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उससे पहले जो रूल्स थे 1956 के, उनका बार बार जिक्र करते आपने सुना होगा। ये जो फुल कोर्ट के सामने हेयरिंग होती रही जी उसमें हाँ, बिल्कुल। बेसिकली बुनियादी तौर पे ये जो 1961 की जजमेंट है वो 1956 के रूल्स जो थे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, फेडरल कोर्ट रूल्स जो थे, उसके ऊपर वो जजमेंट थी। उस पर रिलाय करते हुए 3 रुकनी बेंच ने ये डिक्लेयर किया कि वो रूल्स, ऐसा कानून जो कि आम लेजिस्लेशन होगी, एक आम कानून होगा पार्लियामेंट से पास करदा, जब दूसरी जानिब अगर आईने पाकिस्तान के तहत जो रूल्स फ्रेम होंगे उनको हायर पेडिस्टल पे या वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हायर पेडिस्टल पे होंगे, उस लेकिन बुनियाद पर। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन तो 62 में बदल दिया गया, फिर 62 के बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उससे पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया। जी, 1972 का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरी राय में
ये जो कल फैसला आया है 10-5 का, उसके अंदर जो रेशो था ये 3 रुकनी बेंच का, वो रेशो जो है वो रिविजिट हो गया, वो ओवर रूल हो गया है। तो आप पार्लियामेंट कह की रहे जो हैं कि जजमेंट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट है जी, ये मैं पढ़ के देख लूं, इसका एक्ट का नाम क्या था? इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट हाँ 2023। ठीक हो गया। तो अब अगर आप ये समझते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 10 रुकनी या फुल कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, क्योंकि ये भी उसी 191 की जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की 1973 के, उसको ही बेस करके जो है वो ये कानून आया, और उसी को बेस करके पुराना कानून जो था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर ऑफ एक्ट। जजमेंट एंड ऑर्डर्स, वो आप क्या मतलब है कि वो फैसला खत्म हो गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जिस नजीर की बुनियाद पर, जिस कानूनी नुक्ते की बुनियाद पर या कानूनी असूल की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को गैर आईनी करार दिया, वो जो प्रिंसिपल है, वो जो रेशो है, वो ओवर रूल हो गया कल। अच्छा, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि वो जो थ्री मेंबर बेंच है, उस बेंच की जब भी आप उसके ऊपर रिलाय करेंगे, उसकी एक तो उसकी जो कानूनी हैसियत कोई नहीं रहेगी। बतौर नजीर जी, बतौर उसकी नजीर कानूनी हैसियत। इन्फोर्सबिलिटी, उसकी कानूनी हैसियत जो है वो बहुत लेकिन वो तो मुबहम हो गई। कलअदम करा, अब देखे ना, बात ये है कि वो तो कलअदम हो चुका है ना। तो 3 अब रुकनी अगर बेंच ने प्रैक्टिस किया। एंड प्रोसीजर एक्ट है, अब ये लागू हो गया 20 अप्रैल से, 21 अप्रैल से, और ये जी फैसला उसके बाद आया है, क्योंकि पहले जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, और वो बिल बनने से पहले ही 8 रुकनी बेंच ने उसको स्टे कर दिया था। फिर जब बिल्कुल इलेक्शन ऐसे ही। का रिव्यू का स्कोप था, तो उस दिन जब केस लगा तो अटर्नी ने बताया कि जनाब एक एक्ट आ गया हुआ है, और सदर साहब ने उस पर दस्तखत भी कर दिए। तो बड़े सरप्राइज हुए थे ये सारे जज साहबान। तो फिर उन्होंने जो रिव्यू था इलेक्शन कमीशन का कि 14 मई को इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ, उसको पेंडिंग किया था। और फिर ये 3 रुकनी बेंच ने ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ रिव्यू एक्ट जो है, और जजमेंट रिव्यू ऑफ जजमेंट रिव्यू एंड ऑफ ऑर्डर जजमेंट एक्ट। ऑर्डर्स एक्ट जो है, इसकी समाअत की और इसको कलअदम करार दे दिया था। अब जी ये हैरत की बात तो ये है कि मुझे वैसे भी तारीख याद नहीं है, लेकिन इस जजमेंट के अंदर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है उसकी तारीख भी नहीं लिखी हुई है। एनीवेज, जो चाहें उमरता बंदयाल साहब करें, लेकिन ये बात तय है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद आया था। अब प्रैक्टिस एंड जी, प्रोसीजर जो है वो लागू हो गया उससे यकम सॉरी 21 अप्रैल से। अब जो जब उसकी इफेक्टिव 21 डेट है। अप्रैल से हो गया, तो किसी आईनी मुकदमे की समाअत के हवाले से 5 रुकनी लार्जर बेंच बनना था। तो क्या ये बेंच प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट समझा जाएगा, या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके कि भाई हाँ ये फैसला आ गया है, लेकिन कानून वो आ गया है, तो अब इसमें आप अपील का हक कर सकते हैं? देखिए, ये जो बात है, जो रावलपिंडी वो सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन केस है, जिसको जजेस बहाली केस भी बोलते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ फैसलों को एक प्रोटेक्शन दे दी गई थी। वो फैसले जो कि जस्टिस डोगर, चीफ जस्टिस डोगर के कोर्ट के दौरान और 2007 और 2009 के दरमियान हुए थे, उनको एक प्रोटेक्शन दे दी गई। हाँ, पास्ट एंड क्लोज कर फैसलों दिया गया, पास्ट एंड क्लोज डिफेक्टो कह दिया डॉक्ट्रिन गया, के तहत उसको पास्ट एंड क्लोज कर दिया। प्रोटेक्टिव डॉक्ट्राइन पे। यहाँ जरा बात मुख्तलिफ होगी। अब जब डिटेल्ड रीजंस आती हैं, जो डिटेल्ड ओपिनियन आती है, 5 रुख की लेकिन ये जो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कहीं डिसेंट। नहीं कहा कि वो जो ऐसे फैसले हैं वो पास्ट एंड क्लोज हैं, ऐसा तो नहीं नहीं। नहीं, वो शॉर्ट ऑर्डर में तो सिंपल उन्होंने उसको इंट्रा वायरस डिक्लेयर किया 10 मेंबर्स ने, और दूसरी तरफ 9 मेंबर्स ने जो अपील का राइट आर्टिकल 184(3) में
जो कार्व आउट किया गया एक अपील का राइट, उसको भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इन दो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर जो ये जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट, ये रिव्यू आर्टिकल 188 में एक रिव्यू का एक प्रोविजन क्रिएट की गई, जिसको उन्होंने कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यू कैन नॉट क्रिएट इनटू और रीड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिकल 191 के तहत जो रूल्स बने हैं, कोई भी कानून साजी जो पार्लियामेंट करेगी वो आर्टिकल 181 के तहत जो रूल बने होंगे उसके ताबे होगी, ना कि उससे ऊपर हो। उस बुनियाद पर अब ये है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन मौजूद थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने उस जुरिस्डिक्शन को एनलार्ज किया और अपील का हक दे दिया। ठीक है, ऐसे ही आइन के टच स्टोन पे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पार्लियामेंट कर सकती थी। ऐसे ही अब इसी टच स्टोन के ऊपर रिव्यू की जुरिस्डिक्शन जो है वो भी एनलार्ज हो रही है, उससे कम तो नहीं हो रही कि रिव्यू को एक अपील की तरह से सुना जाएगा। यही था वो कानून। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही अपील जो कि आर्टिकल 184(3) की जो अपील्स हों, रिव्यू होंगे। हाँ, तो अगर अब उसका इसमें अब आ जाएं कि वो कुछ हमारे दोस्त बड़े शौक से कह रहे हैं कि जनाब वो अपील का, माजी से अपील का हक जो है वो खत्म हो गया, और फिर वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी कहते हैं ये तो गई बस सुन। अब अगर जो आप मुझे बता रहे हैं, इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। नंबर एक ये कि अब वो जो है वो जजमेंट, आइंदा जजमेंट के लिए वैसे भी उसकी मिसाल नहीं बतौर नजीर दी जा सकती। दूसरा ये कि उसका इफेक्ट खत्म हो गया फुल कोर्ट की इस जजमेंट के बाद। तो अब बिल्कुल हुकूमत आपके ख्याल में अपील दाखिल करेगी, और अगर अपील दाखिल करती है इसके खिलाफ, पहले तो दो सूरतें आ गई ना कि कानून लागू हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट जो था उसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच या 5 रुकनी या उससे ज्यादा बेंच बनना चाहिए था, वो नहीं बना। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही चलें अगर आप इसको प्रोसीजरली भी देखें तो वो ठीक है, वो हो गया होगा, कर दिया उन्होंने कलम। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिज होने के बाद एक राइट ऑफ अपील निकल आया। तो जी। उसमें जो है वो जब राइट ऑफ अपील, अगर हुकूमत इस फैसले पे अब अपील दाखिल करती है, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये 3 जज साहिबान, उमरता बंदयाल साहब तो रिटायर हो गए, 2 जज साहिबान हैं, तो ये उस बेंच में नहीं होंगे बल्कि एक लार्जर बेंच होगा जो इसकी समाअत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देयर आर टू सिनेरियोज। अच्छा, या अब तो अगर इसी ऑर्डर के अब अगर फुल जी कोर्ट के टच स्टोन के ऊपर 7 रुकनी बेंच बनता है या 5 रुकनी बेंच बनता है, तो फुल कोर्ट की जजमेंट जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है। तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट जो है ये फिर अगर बहाल हो जाता है, तो उसका फायदा क्या उन लोगों को हो सकता है जिन लोगों के रिव्यू खत्म हो गए हों, मसलन नवाज शरीफ का, जहांगीर तरीन का, और इसी तरह से और दूसरे तीसरे में, ये पॉलिटिकल केसेस हैं, बड़े केसेस हैं, तो क्या इसमें देखिए, ये कहा जा सकता है, हालांकि उनके रिव्यू डिसमिस हो गए हैं, वो कहेंगे जी ये कानून आया है, मुझे रेमेडी चाहिए, मेरे साथ बड़ी वो हो गई है, मेरे रिव्यू को अपील की तरह से सुने, एक और रिव्यू दाखिल कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखें, ऐसा मुमकिन, मेरी जो ओपिनियन है इस बारे में, वो ये है कि ऐसा मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि जो लैंग्वेज है, द राइट टू फाइल अ रिव्यू पिटिशन shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184(3) prior to the commencement of this act, provided that the review petition under this section shall be filed within 60 days of the commencement of this act. अब आप इसकी लैंग्वेज देखें, इसके अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई लिमिट प्रोवाइड नहीं की गई कि क्या अगर किसी ने पहले रिव्यू फाइल किया है वो रिव्यू फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, वो अब अपील फाइल यहाँ पे आ गया, ये यही हुआ कि माजी से इफेक्ट होगा ना इसका, इस कानून का मतलब तो ये जी हुआ। अब प्रायर टू माजी से इफेक्ट को जो है वो 8 जज साहिबान, ये भी फुल कोर्ट की जजमेंट है ना कि माजी से इफेक्ट जो है वो नहीं है, तो जो माजी से इफेक्ट की रेशो है वो भी तो 8 और 7 की है, वहां पे तो 8 की अक्सरियत है। वहां भी तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो कल फुल कोर्ट की जजमेंट आई है, इसका एक सीरियस इफेक्ट होगा। ये जो
3 रुकनी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑन ऑर्डर एक्ट पे, और बहुत सीरियस इफेक्ट होगा। नहीं, मैं समझ आ गई ना, आप तो नहीं कहना चाहते हैं कानून की नज़र में, मैं आम सादा अल्फाज में कहता हूँ कि वो फैसला ख़त्म समझे आप, लेकिन उसका बहरहाल एक जुडिशल तरीकाकार है, उसके अंदर अपील आएगी, और अपील पे अगर 9 रुकनी बेंच बनता है, और वो 9 रुकनी बेंच जो है वो एक अक्सरियत से इस कानून को भी जो है वो बहाल कर देता है फुल कोर्ट के प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर, तो फिर जो है वो ये माजी से जो ऐसे 184(3) के फैसले हैं वो दोबारा खुल सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी, ये बड़ा मुमकिन है। बड़ा मुख्तसर सवाल जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम चौथाई साहब। ये काफी एक जो छुपा हुआ राज था जो है, अब देखते हैं कि इसमें हमारी राय के मुताबिक तो यही है जो जजमेंट है, इसकी रोशनी के अंदर अ, अब आगे क्या मामला और कैसे चलते हैं ये तो देखना होगा। शरह दस्तूर से उसकी अब्दुल करीम वजह साहब। ये है कि उन साहब, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जो ये 3 रुकनी बेंच का मेन जो रेशो है वो ये है कि 1980 के तहत बने हुए रूल्स जो हैं वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बरतर हैं, हाँ, जबकि कल 10 रुकनी बेंच ने ये डिक्लेयर कर दिया कि एक तो कानून कंपिटेंस बरतर है, है, उन्होंने कहा कानून बरतर है, लेजिस्लेटिव रूल बरतर कंपिटेंस की बात की थी, लेजिस्लेटिव कंपिटेंस को डिक्लेयर कर दिया गया कि पार्लियामेंट के पास, मुकन्ना के पास मुकम्मल इख्तियार है कानून साजी का सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में। तो एक तो ये दो बातों की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 3 रुकनी जो जजमेंट है, और वो जो 5 रुकनी जजमेंट है 1961 की, वो दोनों मेरी राय में रिविजिट हो गई। वाइड हो गए वाइड हो गए मैं रिविजिट बोलूंगा कानून की जुबान में। हाँ चलें, रिविजिट हो गई, लेकिन फिर भी जो है ना इसके ऊपर क्लियर कट जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। वन आप देखते हैं कि कौन आता है इसको बुनियाद बना के कि जनाब ये वो हो गया, वह मेरा रिव्यू उस वजह से खत्म था। तो लेकिन बहरहाल अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मौजूद है कि उसको कलअदम करार दिया गया था। देखते हैं हुकूमत इसमें अपील करती है या रिव्यू दाखिल करती है, और फिर उसके बाद उसका क्या इफेक्ट होता है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।